माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, आराम से, कोई आज आपस में चर्चा नहीं। हरिमोहन जी, आपका नंबर आने वाला है। कहाँ से चालू होता है? आज स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन की मांग पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सभापति महोदय, जब से भजनलाल सरकार बनी है और हमारे यूडीएच के डिपार्टमेंट के सभी लोग माननीय खर्रा साहब के नेतृत्व में रात दिन एक करके राजस्थान की चौमुखी विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यूडीएच ने विकास में केंद्र सरकार की योजनाओं को राजस्थान में लागू करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए मैं माननीय भजनलाल जी को तो धन्यवाद दूंगा ही, साथ साथ हमारे खर्रा साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी तत्परता से, टीम भावना से काम करके केंद्र की जितनी भी योजनाएं उनको राजस्थान के शहरों में धरती पर लाने का काम किया। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ये जितनी भी स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनका यहाँ पर शीघ्र से शीघ्र लागू करना वैसे भी आवश्यक था और इनके पूरे विभाग ने इसमें तल्लीनता दिखाई। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चाहे माननीय, मेरा टाइम कितना है साहब? मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, क्यों? 10 मिनट। अरे 10 में क्या हो गया? 10 मिनट। चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे शहरों में पानी आपूर्ति और सीवरेज पार्कों के विकास के लिए हो, स्वच्छ भारत मिशन के लिए हो, आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों के लिए हो, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी प्रदान करना हो, शहरी विकास परियोजना के माध्यम से प्रमुख शहर में आधारभूत ढांचे का विकास हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अमृत योजना के अंतर्गत 31 निकायों में सीवरेज, 178 निकायों में जलापूर्ति, 78 निकायों में जलाशय जीर्णोद्धार एवं पार्क विकास के लिए कुल 11,267 करोड़ रुपए के कार्य स्टेट हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा अधिकांश कार्य प्रगति पर है। योजना में अब तक 2,493 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान सरकार द्वारा सीवरेज परियोजना में 247 करोड़ के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा 812 करोड़ के नए कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 29 शहरों में 2,562 किलोमीटर सीवर लाइन, 72,000 कनेक्शन एवं 212 MLD क्षमता के 31 STP का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, चौमुखी विकास अगर शहरों का करना है और हमारी जनता को, हमको कहीं ना कहीं अच्छा वातावरण देना है तो हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर सब जगह हमने इलेक्ट्रिक बसें चलाने की क्रांतिकारी कदम उठाया। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेस्ट टू वेल्थ, ये बहुत अच्छा काम है और मोदी जी का सपना है कि स्वच्छता का जितना ध्यान रखें उतना कम है। मैं आपको बताते हुए खुशी है कि आधुनिक कचरा निस्तारण प्लांट और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के लिए विशेष खंड दिया गया है। अब राजस्थान के शहर केवल सुंदर नहीं दिखेंगे बल्कि वे कचरे से ऊर्जा और खाद बनाकर आत्मनिर्भर बनेंगे। जयपुर मेट्रो फेज का काम निश्चित रूप से जयपुर के लोगों को फायदा पहुंचाने वाला होगा। एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा काम जो यूडीएच ने किया है मेरी निगाह में, वो है नक्शा पास कराने का। नक्शा पास कराने के लिए अब दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शी काम हो रहा है। ई पट्टा
सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर डिजिटल साइन के साथ पट्टा पहुंच रहा है, जिससे बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की जो जेब पर वजन पड़ता था वो कम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए मास्टर प्लान के अनुरूप सड़कें बनाया जाना आवश्यक है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर, वैज्ञानिक ड्रेनेज व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से द्रव्यवती नदी का बम्बाला नाले का सबने जिक्र किया। मेरा इसमें सुझाव है कि इसके दोनों तरफ अगर हम रोड बना देते हैं, जितनी भी चौड़ाई हमको आसानी से मिलती है, अगर उसमें भी हम रोड बना देते हैं तो निश्चित रूप से हमको ट्रैफिक डाइवर्ट करने में एक और साधन हमको मिलेगा, एक और जगह हमको उपलब्ध हो सकेगी। इसी के साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म का हम विचार करें तो ये द्रव्यवती नदी है, इसकी सेंट्रल लाइन नापकर या सेंट्रल लाइन से एक एलिवेटेड रोड जहाँ से ये शुरू हुई है और जहाँ तक समाप्त होती है, अगर इसको बना दें तो मैं समझता हूँ जयपुर का लॉन्ग टाइम ये ट्रैफिक की सॉल्यूशन हो सकता है। इस प्रकार का मेरा सुझाव है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मैं गंभीर विषय की तरफ आप ध्यान देना आपका दिलाना चाहूँगा कि कुछ दिन पूर्व जयपुर में आईओसी के टैंक में आईओसी के डिपो में आग लगी थी प्रताप नगर में। उससे काफ़ी जनहानि हुई थी, काफ़ी नुकसान आसपास की कॉलोनियों में भी हुआ था और जनहानि भी हुई थी। अभी भी विशेषकर सीतापुरा में वो आईओसी बॉटलिंग प्लांट, जिसके आसपास महाविद्यालय और अस्पताल जैसी संवेदनशील संस्थान है, संभावित जोखिम का खतरा बना रहता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसी इकाइयों को अगर शहर के बाहर हम ट्रांसफ़र कर सकें या नई भी जो इस प्रकार की इकाई आती है उसको शहर से दूर जगह दें तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमारी शहरों की जनता को मिल सकेगा। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मास्टर प्लान के बारे में सबने जिक्र किया। मास्टर प्लान के साथ साथ अगर सेक्टर रोड हम नहीं बनाएंगे और सेक्टर रोड नहीं बनाएंगे तो उनमें अतिक्रमण होगा, बाद में तोड़ने में किस प्रकार की स्थिति होती है, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, कहीं दूसरी प्रकार की स्थिति बनती है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप सेक्टर रोड पर विशेष ध्यान देंगे। और अतिक्रमण एक नासूर है, अतिक्रमण भी एक ट्रैफिक कंजेशन का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए अतिक्रमण पर भी आप ध्यान देंगे। इस प्रकार का मेरा आपको सुझाव है। और मास्टर प्लान को आप जितना जल्दी लागू करेंगे, किसी को व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है पर यह जनहित में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मास्टर प्लान को लागू करना हमारी राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के शहरों के लिए व्यवहारिक होगा और ये सरकार का अच्छा कदम होगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हमारा जयपुर पर्यटन की दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी जयपुर एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ से पूरा राजस्थान गवर्न होता है। यहाँ पर हम टूरिस्ट भी हिंदुस्तान में जो टूरिस्ट पर्पज के हिसाब से ये गोल्डन का ट्रायंगल का पार्ट है, आगरा, दिल्ली और जयपुर। अगर इसको हम जितना सुव्यवस्थित रख सकेंगे, जितना साफ और स्वच्छ रख सकेंगे, ट्रैफिक की व्यवस्था हम ढंग से कर सकेंगे, पर्यावरण का ध्यान रख सकेंगे, तो मैं कह सकता हूँ आने वाले दिनों में हमारे को टूरिज्म से यहाँ पर आय भी बढ़ेगी और एक अच्छा संदेश लोग यहाँ से लेकर देश के अन्य शहरों में नहीं, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, उनमें भी हमारे जयपुर के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। जयपुर की आप यूनेस्को की साइट पे जयपुर आ चुका है, वैसे भी जयपुर को पूरी दुनिया और देश में फेमस हो चुका है। इसलिए इसका विशेष प्लान तैयार करके जितनी भी फैसिलिटी यहाँ पर हम उपलब्ध करा सकें वो करवाने की कोशिश करें। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, जिस तरफ दुनिया के दूसरे शहर हैं
तो जयपुर में भी आपको नाइट लाइफ डेवलप करनी पड़ेगी। इस मामले में कई लोग मेरे से विरोध कर सकते हैं या मेरी बात से विरोधाभास रख सकते हैं, पर किसी भी शहर की उन्नति, चाहे आप जयपुर देख लो, चाहे आप दिल्ली देख लो या बॉम्बे देख लो या दुनिया के और शहर देख लो, चाहे दुबई देख लो, जितने भी बड़े शहर हैं जहाँ भी नाइट लाइफ डेवलप होगी वहाँ पर निश्चित रूप से शहर की तरक्की होगी और वहाँ के लोगों को आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती मिलेगी। यही नहीं, हमारी सरकार ने, जेडीए ने यहाँ पर 18 करोड़ की लागत से इंदौनी फाटक, जयपुर सवाई माधोपुर लाइन पर सालिग्रामपुरा में 25 करोड़ रुपए की लागत से, त्रिवेणी नगर में गुजर थड़ी की बस्ती से गोपालपुरा बाईपास में 6 करोड़ 70 करोड़ रुपए की लागत से 70 लाख रुपए की लागत से ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। यही नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली यूडीएच जयपुर में ही काम कर रहा है, प्रदेश के अन्य शहरों में भी जहाँ पर भी ये डेवलपमेंट अथॉरिटी या नगर विकास न्यास है या नगर परिषद, नगर पालिका है, सब जगह भी विकास हो रहा है। हमारे कोटा में आप देख लीजिए, कोटा में जेके पवेलियन में जो 2000 की कैपेसिटी थी उसको बढ़ाकर 10,000 लोगों के बैठने का किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष की पहल पर रामाश्रय भवन का निर्माण किया जा रहा है, उससे गरीबों को रहने का और खाने का फायदा मिलेगा। यही नहीं, नर्मदापुरम कोटा में विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए पार्क बनाया जा रहा है 25 करोड़ रुपए की लागत से। इसकी नकल अन्य प्रदेशों में भी हो रही है, नागपुर में हो रही है, उदयपुर में भी हो रही है। इस प्रकार की स्थिति मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नगर पालिका के 2 सुझाव देकर आपको मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे बोलना तो और भी था थोड़ा बहुत। नगर पालिका द्वारा सिंगल पट्टा दिया जाता है तो आवेदक को उसके पहचान किए जाने पर तहसील कार्यालय बिना नगर पालिका की एनओसी के रजिस्ट्री कर दी जाती है, जबकि उसमें नगर पालिका के उप विभाजन शुल्क की हानि होती है एवं पहचान होने के पश्चात बिना नियमों का उप विभाजन करना पड़ता है। इस संबंध में तहसील कार्यालय कहता है कि हमें तो राजस्व से मतलब है। इनता तब हो जाती है जब व्यक्ति 20/40 के भूखंड में से 10/40 का पहचान कर देता है और रजिस्ट्री भी हो जाती है, जबकि इस साइज के भूखंड का उप विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 200 वर्ग गज से कम साइज के भूखंड का उप विभाजन नियमों के तहत नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें भी सरकार को और विभाग को ध्यान देना चाहिए। दूसरा मेरा एक निवेदन है जो 2021 से 23 के बीच में था। आवेदक सबसे पहले पट्टा बनाने हेतु नगर पालिका में आवेदन करता है, फिर पट्टा बनाने के पश्चात रजिस्ट्री के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाता है। इसके बाद व्यक्ति निर्माण स्वीकृति लेने हेतु नगर पालिका आता है। यदि रजिस्ट्री राजस्व प्राप्ति का ही कारण है तो स्टाम्प ड्यूटी नगर पालिका द्वारा ले ली जाए एवं उप पंजीयक की शक्तियां शहरी क्षेत्रों में आयुक्त अधिकारी को दे दी जाए, ताकि आम जन को परेशानी न उठाना पड़े। इसी प्रकार की शक्तियां 2021 से 2023 तक नगर निगमों में दी गई थी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। माननीय